नमस्कार ब्रेन बीट प्लेटफॉर्म के प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, सभी को नमस्कार है। सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। अपने जीएस से रिलेटेड जो एसएससी जीडी के लिए खास मुहिम चलाई थी हमने 60 दिनों की, उस खास मुहिम का पार्ट 2 आज से शुरू कर रहे हैं साथियों। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए इस 60 दिनों की एक श्रृंखला के अंदर आज सेकंड पार्ट शुरू कर दिया है और इस एसएससी जीडी के दूसरे चरण में हमने विजय सीरीज की शुरुआत की है। और इसी विजय सीरीज के साथ दोस्तों आपको 45 एसएससी जीडी की टॉप जीएस की क्लास मिलने वाली है। इस 45 एसएससी जीडी की टॉप क्लास के अंदर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं साथियों। इन 3000 क्वेश्चंस के अंदर हमने कवर किया है जीएस का करंट पार्ट, जीएस के सिलेबस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से रिलेटेड। तो दोस्तों आज से ब्रेन बीट के द्वारा एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए खास एक विजय सीरीज की मुहिम चलाई जा रही है और इस विजय सीरीज के अंदर आपको 45 क्लास मिलने वाली है। हर रोज शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलेगी इस विजय सीरीज की। और इस विजय सीरीज का नाम हमने 78वां थल सेना दिवस का जो आयोजन हाल ही में राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया, इस थल सेना के सूरवीरों की जो ऑपरेशन विजय की गाथा है, सन 1971 में ऑपरेशन विजय से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, वैसे का वैसा हालात एसएससी जीडी के साथ होने वाला है। दोस्तों इस ऑपरेशन विजय के माध्यम से हम जरूर एसएससी जीडी के एग्जाम में फतह हासिल करने वाले हैं। तो सभी साथियों का विजय सीरीज की पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है। इस विजय सीरीज से मैंने बताया आपको जीएस के अंदर लगभग 45 क्लास में 3000 प्लस एसएससी जीडी के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट जीएस का पार्ट कवर करेंगे। और ये जीएस का पार्ट जो है वो आपको हर रोज शाम को 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म में नया है तो वो बच्चा जरूर अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको शाम को 7 बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। तो दोस्तों इस विजय सीरीज के लाज बचाते हुए अपने को प्रॉपरली ढंग से हर एक कंसेप्ट कवर करना है। सभी को पता है आज के टाइम और पीछे 2 साल पहले के टाइम में दिन रात का फर्क हो गया है। दोस्तों सभी को पता है आज के टाइम में लेवल ज्यादा आने लग गया है, मेरिट भी बड़ी ऊंचाई पर जाने लग गई है। कल जो राजस्थान की एक वैकेंसी का रिजल्ट आया था, जो भी मेरे राजस्थान के सहयोगी दोस्त क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूं या फिर उन बच्चों को पता भी है, राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 54,000 प्लस वैकेंसियों के लिए आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा सितंबर के महीने में एग्जाम आयोजित करवाया गया था। और इस एग्जाम के अंदर लगभग 21 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था। और दोस्तों इसके अंदर जनरल कैटेगरी की 88 क्वेश्चन की मेरिट रही थी। जिंदगियां गुजर जाती है एग्जाम देने में, जिस दिन एग्जाम दे के आते हैं बड़ा हौसला बढ़ता है कि आज अपने लाइफ का ये शायद आखिरी एग्जाम होगा, जरूर ये हमारा पेपर पास होगा। उसके बाद जो ही आंसर की जारी की जाती है, बड़े हौसले के साथ सभी बच्चे आंसर की मैच करते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आना हो वो रिजल्ट वाला दिन तो दोस्तों बड़ा गड़बड़ाहट और घबराहट के साथ शुरू होता है। और हमें इष्ट देवता भगवान सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा इस बार परिणाम पॉजिटिव आए। और जैसे रिजल्ट की पीडीएफ खुलती है दोस्तों, एक से आगे बढ़कर पीडीएफ चेक करते हैं, ना जाने कितनी 1400-1500 पेजों की पीडीएफ आती है। और वो स्टूडेंट्स, वो बच्चा जो लगातार दिन रात एक करके एग्जाम दे के आया था इसी उम्मीद के साथ कि मेरा ये आखिरी एग्जाम होगा, वो बच्चा अपनी पीडीएफ लगातार पीडीएफ के अंदर रोल नंबर ढूंढता है। नई रोल नंबर मिलने पर उसको ये लगता है कि क्या पता शायद रोल नंबर दिखाई नहीं दिया, वो दोबारा रोल नंबर ढूंढता है। और इसी तन्मय हालात के साथ वो बच्चा खामोश होकर वापिस बैठ जाता है। तो दोस्तों ज्यादा मेहनत, लगातार तैयारी, रेगुलर क्लास, अब की बार एसएससी जीडी के अंदर अपने को लास्ट एग्जाम देना है, अब की बार आपका पीडीएफ में नंबर आएगा, जरूर आएगा। इसी सोच के साथ ये 45 दिनों की विजय सीरीज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं।
और इस विजय सीरीज क्लास के अंदर आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट मिलने वाले हैं जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, और उनके साथ साथ जितने भी 2-4 सालों के एसएससी जीडी के एग्जाम पीछे हुए हैं उनके क्वेश्चन भी साथ साथ में मैच करते हुए चलेंगे। और जो 2025 के नए करंट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। बस विजय सीरीज को आप लगातार कवर करते चलना है और इस विजय सीरीज से एसएससी जीडी को फतेह करना है। और इसी थंबनेल के साथ विजय सीरीज एसएससी जीडी का रास्ता विजय की ओर और श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए हम इस विजय सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, इस विजय सीरीज की आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो करंट कंसेप्ट पर आधारित है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया। यानी नॉर्थ एटलांटिका टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिका आतंकवाद संगठन जो है, जो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा गुट है, ग्रुप है, उसकी 2025 की बैठक किस जगह आयोजित की गई। कनाडा, ब्राजील, नीदरलैंड या चीन देश के अंदर। लेकिन उससे पहले अपने को नाटो से रिलेटेड बेसिक जो जानकारी है वो जानकारी साथ में कवर करते चलना है। और उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं नाटो की 2025 की बैठक का भी और उसके बाद नाटो की 2026 की बैठक का भी। सबसे पहली बात आई दोस्तों, इस नाटो संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो इस नाटो संस्था की स्थापना की जाती है 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इस नाटो संस्था की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इस नाटो संस्था का मुख्यालय जो निर्धारित किया जाता है वो है ब्रुसेल्स के अंदर, अर्थात बेल्जियम देश के अंदर। यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर नाटो संस्था का मुख्यालय स्थापित किया गया। इस नाटो संस्था की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई। और इस नाटो के अंदर जो वर्तमान अध्यक्ष पद पर तैनात हैं, यानी वर्तमान नाटो के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना है नाटो संस्था के वर्तमान अध्यक्ष है मार्क रूटो करके। और अगर पूछा जाए कि मार्क रूटो कौन से देश के नागरिक हैं जो वर्तमान में नाटो संस्था के अध्यक्ष हैं, तो दोस्तों इनका संबंध है नीदरलैंड देश से। यानी नीदरलैंड देश से संबंधित मार्क रूटो जो है वो वर्तमान में नाटो संस्था के मुख्य हेड है, अध्यक्ष है। उसके बाद बात रही कि इस नाटो संस्था के अंदर वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है इस नाटो संस्था की सदस्यता ग्रहण करने वाले देशों की जो वर्तमान में संख्या है वो 32 देश है। लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलना कि नाटो का नया देश कौन सा है, अर्थात इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करने वाला सबसे नया देश कौन सा है, नवीनतम देश कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस सदस्यता ग्रहण करने वाला नवीनतम देश है स्वीडन करके। यानी नाटो की नवीनतम सदस्यता ग्रहण करने वाला जो देश बना है उस देश का नाम स्वीडन है, अर्थात स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सहायक देश घोषित किया गया। और उससे पहले 31वां देश की बात करें तो दोस्तों फिनलैंड देश जो है वो 31वां देश नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला था। लेकिन उसके साथ साथ वर्ष भी ध्यान रखना है, 2023 के अंदर तो फिनलैंड देश ने नाटो की सदस्यता ग्रहण करी थी और स्वीडन देश 2024 के अंदर नाटो का सबसे नया अर्थात 32वां देश शामिल हुआ था। उसके बाद बात आई अपने 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन की कि नाटो की 2025 की बैठक का आयोजन कहां किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है नाटो की 2025 की बैठक का जो आयोजन किया गया वो द हैग नामक स्थान पर किया गया। और ये जो द हैग जगह पड़ती है विश्व के नीदरलैंड देश के अंदर स्थित है। यानी नीदरलैंड देश का ही व्यक्ति तो वर्तमान में नाटो संस्था का अध्यक्ष है और इस नीदरलैंड देश के द्वारा ही नाटो की सदस्यता या नाटो की अध्यक्षता की जाती है 2025 के अंदर। और ये 2025 की नाटो की अध्यक्षता जो नीदरलैंड के द्वारा की गई ये 35वीं बैठक थी। बैठक ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2025 का क्वेश्चन नया बना के क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नाटो की हाल ही में 35वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, या फिर अगली जो 2026 के अंदर नाटो की बैठक होनी है वो दोस्तों 36वीं बैठक होगी। और इस 36वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा तुर्की के द्वारा। और तुर्की के जिस स्थान पर किया जाएगा वो स्थान है अंकारा, अर्थात अंकारा तुर्की के अंदर 2026 की 36वीं नाटो बैठक का आयोजन होना है। इस वर्ष 2025 की नाटो की जो अध्यक्षता करने वाला देश बना था वो साथियों नीदरलैंड है। 35वां नाटो
की बैठक का आयोजन करने वाला और उसके साथ साथ इस नाटो संस्था में कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 32 है। खास अपने ध्यान रखना है, भारत जो है वो नाटो देश की सदस्य देशों में शामिल नहीं है, अर्थात भारत देश जो है वो नाटो संस्था का सदस्य देशों में शामिल नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं, मैंने कहा था इस विजय सीरीज के माध्यम से आपको लगभग इस प्रकार में 3000 प्रॉपरली क्वेश्चन, 3000 जो टॉप क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। कहीं मत जाइए, इस विजय सीरीज के साथ अपने कवर करते रहिए हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। अपना ऑप्शन सी होगा। 2025 का पूछा गया है, 35वीं बैठक है, लेकिन अगली बैठक पूछी जाए कि 36वीं बैठक नाटो की कहाँ होनी है, तो दोस्तों तुर्की की राजधानी जो अंकारा शहर है, इस अंकारा के अंदर नाटो की 36वीं बैठक अर्थात 2026 के सम्मेलन का आयोजन होना है। मार्क रूटो के द्वारा नाटो की वर्तमान अध्यक्षता की जा रही है। उसके बाद जो इस सीरीज का, अपनी विजय सीरीज का जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया है। यानी इसका एक चरण पहले कार्य कर चुका है, अब इसका दूसरा चरण काम करना शुरू कर रहा है। और मेट्रो फेज का अर्थ हुआ दोस्तों वो शहर जिसकी आबादी 10 लाख के आसपास है, उन शहरों में केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। और इस मेट्रो रेल सेवा का पहला जो चरण जो है अर्थात मेट्रो फेज जो फर्स्ट है, इस प्रथम चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2022 ईस्वी में किया गया था। और इस 2022 के अंदर मेट्रो फेज के पहले चरण की जो शुरुआत की जाती है वो अहमदाबाद अर्थात गुजरात से की जाती है। ये तो बात बची पुराने कंसेप्ट की, यानी मेट्रो फेज का पहला चरण 2022 से शुरू किया गया था गुजरात के अहमदाबाद शहर से। अब 2026 की जनवरी में इस मेट्रो फेज का दूसरा चरण अर्थात मेट्रो फेज 2 की शुरुआत की गई है दोस्तों। और इस मेट्रो फेज 2 की भी शुरुआत करने वाला व्यक्ति है भारत के हाल ही के प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी के द्वारा मेट्रो फेज 2 यानी दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अगर बात करें कि शुरुआत कहां से की गई, तो दूसरे चरण की भी शुरुआत की जाती है अहमदाबाद अर्थात गुजरात स्टेट से, यानी दूसरा चरण अहमदाबाद गुजरात से शुरू किया गया। लेकिन स्टेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि किस स्टेशन से इस मेट्रो फेज के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, तो दोस्तों ध्यान रखना है महात्मा मंदिर रेलवे स्टेशन। महात्मा मंदिर रेलवे स्टेशन से मेट्रो फेज के दूसरे चरण की शुरुआत सन 2026 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। ओलंपिक होने 2030 के इसी अहमदाबाद शहर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए 2030 के ओलंपिक के लिए भारत का कौन सा शहर चुना गया है, तो 2030 के जो ओलंपिक होने हैं उन ओलंपिकों का आयोजन जो किया जाएगा वो गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर किया जाएगा। और इसी अहमदाबाद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है, जो क्रिकेट का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कवर करते चलना है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर मेट्रो फेज के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, अपना ऑप्शन सी आंसर रहने वाला है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय नौसेना कहां पर नया नौसेना अड्डा स्थापित करेगा। उससे पहले नौसेना से रिलेटेड जो भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम नौसेना का जो नया अड्डा लखनऊ, वाराणसी, हल्दिया या बेंगलुरु किस शहर में स्थापित किया गया। सबसे पहली बात आई दोस्तों नौसेना दिवस की। नौसेना दिवस, अगर सबसे पहले बात करते हैं कि नौसेना दिवस कब बनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना है हर वर्ष प्रति वर्ष 4 दिसंबर को, प्रति वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दिवस याद रखना है कि नौसेना दिवस हर साल कब बनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को बनाया जाता है। लेकिन एक एक बात कवर करनी है, अपने को एक भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। सबसे पहले बात आई इस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाया जाएगा, ये घोषणा कब होती है, तो दोस्तों 1984 के अंदर घोषणा हुई और पहली बार नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बनाया गया 1985 ईस्वी को। उसके बाद बात आई कि किस कारण से 4 दिसंबर को 9 दिवस बनाया जाता है, तो कारण है 1971 ईस्वी का भारत पाकिस्तान का युद्ध। और इस भारत वर्सेज पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान का जो कराची
बंदरगाह, इस कराची बंदरगाह पर भारत की नौसेना ने अटैक किया था और इस कराची बंदरगाह को नष्ट किया गया था एक ऑपरेशन के माध्यम से, जिस ऑपरेशन का नाम है ट्राइडेट करके। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऑपरेशन ट्राइडेट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ट्राइडेट का संबंध है भारतीय नौसेना से, जो चलाया गया था 1971 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। तो ट्राइडेट की कामयाबी के बाद भारत सरकार घोषणा करती है और उसके बाद हर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बात करें नौसेना की सर्वोच्च रैंक क्या होती है, यानी सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को एडमिरल के नाम से जानते हैं। यानी कई बार आता है एडमिरल किस सेना की सर्वोच्च रैंक है, किस सेना का सर्वोच्च पद एडमिरल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नौसेना का जो सर्वोच्च पद है उसे एडमिरल कहा जाता है। और अगर पूछा जाए वर्तमान एडमिरल कौन है, यानी वर्तमान में नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्तमान एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी। लेकिन पूछा जा सकता है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के कौन से नंबर के एडमिरल बने हैं? तो वो 26वें एडमिरल बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी को। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो किसके स्थान पर रिप्लेस किए गए, यानी इससे पहले या फिर 25वें जो एडमिरल थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना है आर हरि कुमार जो है वो 25वें एडमिरल थे, अर्थात नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। और अब 26वां नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किसी प्रकार के डाउट नहीं है, लगातार प्रयास करने हैं, बार बार क्लास को देखना है, साथ में शॉर्ट एंड नोट्स कवर करते चलो। नौसेना, जितने भी नौसेना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1984, 85, 71 की लड़ाई, ट्राइडेट युद्ध ऑपरेशन ध्यान रखना है पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। और उसके बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है 8 अक्टूबर। और थल सेना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है थल सेना दिवस का आयोजन किया जाता है 15 जनवरी को। तो ये तीनों मिलिट्री के बड़े दिवस हैं, ध्यान रखना है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। नौसेना दिवस का आयोजन 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस का आयोजन 8 अक्टूबर को। और उसके बाद पूछे थल सेना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो थल सेना दिवस का आयोजन किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 15 जनवरी को, जो हाल ही में मनाया गया। उसके बाद ध्यान रखना है कि नौसेना एक युद्धाभ्यास से रिलेटेड भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं साथ में, क्योंकि कोंकण युद्धाभ्यास नाम सुना होगा, कोंकण युद्धाभ्यास। इस कोंकण युद्धाभ्यास का आयोजन कौन सी मिलिट्री के द्वारा किया गया? तो कोंकण युद्धाभ्यास का आयोजन भी नौसेना के द्वारा किया जाता है। और कौन से 2 देशों की मिलिट्री आपस में मिलती है? तो भारत और इंग्लैंड की सेना संयुक्त रूप से एक युद्धाभ्यास करती है जो नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था, और इस युद्धाभ्यास को कोंकण युद्धाभ्यास का नाम दिया गया। उसके बाद बात बची कि नौसेना ने भारत के किस स्थान पर नौसेना एक नया अड्डा स्थापित किया है? तो दोस्तों आंसर रहने वाला है अर्दिया, और ये अर्दिया जगह पड़ती है पश्चिमी बंगाल के अंदर। यानी पश्चिमी बंगाल के इस अर्दिया शहर के अंदर भारत की नौसेना ने एक नया नौसेना अड्डा स्थापित किया। बाकी अर्दिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी साथ साथ में कवर कर लो। इलाहाबाद से जगह पड़ती है, इलाहाबाद जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद जगह पड़ती है यूपी के अंदर, और वहां से लेकर अर्दिया तक, अर्दिया जगह पड़ती है पश्चिमी बंगाल के अंदर, यहां तक भारत का नेशनल वाटरवे 1 स्थित है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, तो इलाहाबाद से अर्दिया को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो गंगा और उसकी सहायक हुगली नदी के ऊपर बना हुआ जलमार्ग है। अगर पूछा जाए जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम होता है, वैसे दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण निगम भी होते हैं। NHAI का जैसे काम भारत के अंदर सड़कों का निर्माण करना होता है, जो सड़क मंत्रालय के अंडर में काम करता है, वैसे ही भारत के अंदर नदी,
नहर या झीलों पर बने हुए जो राजमार्ग होते हैं उसे राष्ट्रीय जल मार्ग कहा जाता है। और नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण निगम का हेड ऑफिस की बात करें तो दोस्तों कोलकाता के अंदर है। और ये जिस मंत्रालय के अंडर में काम करता है वो है जहाज रानी मंत्रालय, यानी जहाज रानी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाता है। और राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम के अधीन काम करते हैं। तो दोस्तों हल्दिया के अंदर खुलने जा रहा है नौसेना का एक नया अड्डा, याद रखना है। बाकी नौसेना से रिलेटेड और क्वेश्चन भी ध्यान रखने। भारतीय सेना ने कहां पर संजा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? देखो दोस्तों नाम है संजा शक्ति अभ्यास। भारत की सेना के द्वारा एक अभ्यास किया गया और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा को सुरक्षा प्रदान करना। यानी ये जो तटीय स्टेट है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र का एरिया है, उसके बाद दमन व द्वीप प्लस गोवा, ये जो तटीय स्टेट है भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित है, इस तटीय प्रदेशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा संजा शक्ति अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया। अगर पूछा जाए यह अभ्यास कहां से किया गया तो दोस्तों ध्यान रखना है यह अभ्यास किया जाता है पुणे से अर्थात महाराष्ट्र से। और पुणे महाराष्ट्र से इस अभ्यास का आयोजन किया गया जिसे संजा शक्ति अभ्यास का नाम दिया गया। लेकिन मिलिट्री स्टेशन ध्यान रखना है किस मिलिट्री स्टेशन से किया गया तो पुणे के अंदर खड़की मिलिट्री स्टेशन, ये नाम याद रखना है दोस्तों। खड़की मिलिट्री स्टेशन से संजा शक्ति अभ्यास का आयोजन जनवरी 2026 के अंदर 3 स्टेटों को सुरक्षा प्रदान के लिए भारत की सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। खड़की मिलिट्री स्टेशन है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। एक और यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसी पुणे से क्वेश्चन ये बढ़ सकता है कि भाई भारत के अंदर कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है तो भारत में, या फिर राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है तो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी स्थित है पुणे अर्थात महाराष्ट्र के अंदर। या फिर 2025 से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन यहां से बना था। 2025 में थल सेना दिवस का आयोजन जो किया गया था वो इसी पुणे से किया गया था। अर्थात 2025 का जो थल सेना दिवस का आयोजन किया जाता है वो पुणे महाराष्ट्र से 77वां थल सेना दिवस का आयोजन किया गया था। लेकिन अगर बात पूछे कि अब की बार वाला 2026 की अगर दोस्तों बात बढ़ती है तो 2026 के थल सेना दिवस का आयोजन जो किया जाता है वो किया जाता है राजस्थान की राजधानी अर्थात जयपुर से। अब की बार वाला थल सेना दिवस का आयोजन राजस्थान के जयपुर से किया गया था जो 78वां थल सेना दिवस का आयोजन था। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2025 के थल सेना दिवस का आयोजन या 77वां थल सेना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया तो दोस्तों पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया और वहीं से संजा शक्ति अभ्यास की शुरुआत की जाती है खड़की मिलिट्री स्टेशन से। ये ध्यान रखना है इसी मिलिट्री स्टेशन से संजा शक्ति अभ्यास की शुरुआत की गई। अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र स्टेट, यानी महाराष्ट्र के पुणे शहर से संजा शक्ति अभ्यास की शुरुआत की गई। उसके बाद विकसित भारत युवा संवाद 2026 आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर है या फिर जयपुर है? विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन पूछा गया कि ये आयोजन जो है ये किस शहर में किया गया तो दोस्तों ध्यान रखना है विकसित भारत युवा संवाद। देखो इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन बढ़ने वाले। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप लगातार हर एक बात उतारते चलो। 3000 क्वेश्चन के अंदर आपका पेपर बना के दूंगा एसएससी जीडी का, लेकिन कवर आपको करना है, कंसेप्ट में आपको बिल्कुल राइट टू राइट देने वाला हूं। विकसित भारत युवा संवाद 2026। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो ये तो जरूरी नहीं कि जो आपने क्वेश्चन बनाए वही क्वेश्चन बने, वही ऑप्शन रखिए, ऐसा तो जादू है नहीं। लेकिन इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको क्वेश्चन निकाल के देने वाला हूं। सबसे पहले बात आई विकसित भारत युवा संवाद 2026 का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों 9 से लेकर 3 दिवस था। ये 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 9 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में आयोजन किया गया था भारतीय युवा संवाद सम्मेलन का। अगर पूछा जाए कहां से किया गया तो ये नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम नामक स्थान में, नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम नामक स्थान से। देखो भारत मंडपम का नाम काफी बार आ लिया, इसका मतलब क्या है भाई? भारत मंडपम
भारत मंडपम एक बैठक की व्यवस्था की गई थी दिल्ली के अंदर, यानी एक बिल्डिंग बनाई गई थी। कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना हो या फिर कोई सेना का सम्मेलन बुलाना हो तो इस दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा सकता है। और इस भारत मंडपम का निर्माण जो किया जाता है वो दोस्तों अक्टूबर 2016 से शुरू होता है और इसका कार्य पूर्ण होता है जुलाई 2021 तक, यानी 16 से लेकर जुलाई 2023 तक, यानी जुलाई 2023 के बीच में निर्माण किया गया था भारत मंडपम नामक स्थान का। 7 सालों में बनके तैयार हुई थी बिल्डिंग। उसके बाद बात आई कि इस भारत मंडप की लागत राशि कितनी थी, अर्थात कितने रुपए की राशि से बनके तैयार हुआ था। तो दोस्तों 2700 करोड़ रुपए की लागत राशि है। बाकी इसमें बैठने की जो व्यवस्था दे रखी है ना, वो तकरीबन 7000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं, यानी 7000 व्यक्तियों के बैठने के लिए ये स्थान का निर्माण किया जाता है, जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया जो दिल्ली में स्थित है। और इसमें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था 2023 के अंदर, यानी 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन भारत रहा था। और भारत के किस स्थान पर किया गया था, तो ये वही स्थान है भारत मंडपम जहां इसका निर्माण कार्य G20 शिखर सम्मेलन की बैठक बुलाई गई थी। तो इसी भारत मंडपम में आयोजन किया गया विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन। उसके बाद बात आई कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करता है, यानी ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा भारतीय विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा इस संवाद का आयोजन किया गया था। मंत्रालय भी ध्यान रखना है और इस मंत्रालय का मंत्री भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है वो 18वीं लोकसभा में खेल मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 17वीं लोकसभा में दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे। अब वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं वो है जेपी नड्डा, अर्थात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। अब बीजेपी के अध्यक्ष का पद खाली है, बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है, यानी मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया। उसके बाद दोस्तों बात बची कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी पर्पज क्या था। तो दोस्तों इसका पर्पज था विकसित भारत @2047, विकसित भारत @2047 के उद्देश्य के साथ इस विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बात आई कि भाई ये क्यों किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है उस राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन होता है 12 जनवरी को। अगर पूछा जाए किस से संबंधित है या किस महापुरुष की जयंती जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाई जाती है, तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और इनके बचपन का नाम, मैंने कहा था ना आपको हर एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सबसे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के दूंगा। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद की जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है हर वर्ष 12 जनवरी को। और ये पहली बार बनाया गया था दोस्तों सन 1985 के अंदर। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था, तो आंसर रहने वाला है 1985। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है और वो कथन है उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्ति करो। उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। तो दोस्तों इसी थीम के साथ अपने को एसएससी जीडी प्राप्त करनी है। उठो जागो और अपने को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आज से ही होश में आ जाना है। इसी ऑपरेशन या विजय सीरीज के साथ या ऑपरेशन विजय के साथ हमको कवर करने हैं जितने भी एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करें तो काफी क्वेश्चन बन सकते हैं स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। एक तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है, नरेंद्र नाथ दत्त करके। उसके बाद इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है, रामकृष्ण परमहंस। अगर पूछा जाए रामकृष्ण परमहंस किस व्यक्ति या किस सामाजिक सुधार व्यक्ति के गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी और उस मिशन का नाम है रामकृष्ण मिशन। यानी स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1 मई 1897 को की थी। अगर पूछ ले रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई,
तो दोस्तों ध्यान रखना है 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और इस रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाता है? तो बेलूर मठ के अंदर। और बेलूर मठ पड़ता है भारत के पश्चिमी बंगाल के अंदर, यानी कोलकाता के नजदीक। कोलकाता पश्चिमी बंगाल के बेलूर मठ नामक स्थान से 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। मुख्यालय पूछा जा सकता है शुरुआत कब की, या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, या फिर 12 जनवरी युवा दिवस पहली बार कब बनाया गया, बचपन का नाम क्या। इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्तमान में अपने मंत्री ध्यान रखना है, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया है। अगर पूछा जाए कि 2000 या फिर 17वीं लोकसभा के अंदर, यानी 2019 के चुनाव में 17वीं लोकसभा के अंदर मनसुख मंडाविया थे स्वास्थ्य मंत्री, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछ लिया वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, इस 18वीं लोकसभा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना है 18वीं लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा करके। तो स्वास्थ्य मंत्री यानी अपने कैबिनेट मंत्री भी साथ साथ में कवर करने। यानी बात ऐसी है दोस्तों कि एसएससी जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाएंगे वो टोटली क्वेश्चन हम इन 3000 क्वेश्चनों की सीरीज में आराम से कवर कर लेंगे। बस आप प्रॉपरली कवर करते चलना। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली के भारत मंडपम नामक स्थान पे। और भारत मंडपम से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। अगर पूछे इस भारत मंडपम का उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में इस बिल्डिंग भारत मंडपम का क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। तो ये डेट भी ध्यान रखना है, अपना ऑप्शन बी होगा। अर्थात दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया था। 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह आयोजित कहाँ किया गया? यानी अब जो रेल अधिकारी हैं, जो रेल के कर्मचारी हैं, रेलवे विभाग के अधिकारी हैं, या फिर रेलवे प्रमुख जोन है, उन जोनों के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ काम किया जाता है उसके लिए दोस्तों प्रति वर्ष एक अवार्ड मिलता है, एक पुरस्कार मिलता है, जिस पुरस्कार को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और ये विशिष्ट रेल सेवा जो पुरस्कार है इसका 2025 का वितरण जो किया गया है वो 2026 के अंदर किया गया। ये अवार्ड 2025 का, लेकिन इसका वितरण समारोह का आयोजन 2026 के अंदर हुआ था दिल्ली के अंदर। और पूछा गया कि कहां आयोजित हुआ था, तो अपना आंसर तो दिल्ली हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया, या सर्वश्रेष्ठ रेलवे जोन कौन सा घोषित किया गया? इस प्रकार के क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस है। तो सबसे पहली बात हुई कि 2025 का जो आयोजन है वो आयोजन 70वें क्रम का है, यानी 70वीं बार जो विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार का आयोजन किया गया है 2025 का अवार्ड जो 26 के अंदर वितरण किया गया। उसके बाद बात आई कौन से मंत्रालय के अधीन ये अवार्ड दिया जाता है? तो रेल मंत्रालय। और रेल मंत्रालय के अधीन जो अवार्ड दिया जाता है उसमें रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्तमान भारत सरकार के अंदर रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार का अवार्ड 2026 के अंदर 70वां वितरण किया गया, जिसके अंदर लगभग 100 रेलवे विभाग के अधिकारी भी भाग लिए थे। 100 अधिकारियों ने भाग लिया था, प्लस लगभग 26 खंड व उपखंड जोनों ने भी भाग लिया था इस विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के अंदर। और जिसमें सर्वश्रेष्ठ रेलवे जोन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ रेलवे जोन का जो अवार्ड दिया गया वो अवार्ड दिया गया था उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन को। तो ये भी ध्यान रखना है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन को सर्वश्रेष्ठ रेलवे जोन का अवार्ड दिया गया था। और इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की जो शुरुआत की गई थी, स्थापना जो होती है वो 1 अक्टूबर 2002 के अंदर होती है। और इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जिस शहर में स्थित है वो शहर है जयपुर शहर। और ये सर्वश्रेष्ठ रेलवे जोन का खिताब जीतने वाला जोन बना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का कार्य मुख्य क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और गुजरात के अंदर रेलवे का संचालन किया जाता है।
यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के कुछ भागों में जो रेलवे का संचालन किया जाता है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात बची कि इसे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो है इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो गोविंद वल्लभ पंत शील्ड, गोविंद वल्लभ पंत शील्ड अर्थात क्वेश्चन बन सकता है 2025 का गोविंद वल्लभ पंत शील्ड किस जोन को दिया गया। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। या फिर रेल मंत्री से प्रश्न एक बार बार आते हैं कि भारत सरकार के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। दोस्तों पहले रेल मंत्री बार बार पूछा गया है। देश के पहले जो रेल मंत्री बने थे वो थे जॉन मंथाई, जो नेहरू की सरकार में बने थे। तो जॉन मंथाई जो है वो अपनी भारत सरकार के पहले रेल मंत्री घोषित किए गए थे, जो वर्तमान में रेल मंत्री के पद पर आश्रित है अश्विनी वैष्णव करके। हौसला नहीं हारना है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कट ऑफ देख के डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार निरंतर तैयारी करना है। विजय सीरीज अब की बार की पीडीएफ में आपका रोल नंबर जरूर देने वाली है। इस विजय सीरीज का सहारा लेकर अपने को लगातार, और मैं इतनी मेहनत करूंगा दोस्तों इस विजय सीरीज के अंदर कि आपको हर एक कंटेंट यानी 20 क्वेश्चन में से मेरा टारगेट ये रहेगा कि एसएससी जीडी के अंदर आपको जीएस के पार्ट में 20 से 20 क्वेश्चन निकाल के दूं। और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। आपको जीएस के पार्ट में मैं 20 में से 20 क्वेश्चन निकाल के देने वाला हूं। इसी प्लेटफॉर्म से मिलेंगे जरूर एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद। और आप हर बच्चा ये बोलेगा कि सर जो विजय सीरीज हमने शुरू की थी, इस विजय सीरीज के 3000 क्वेश्चनों से हमारा जीएस का पार्ट कवर हुआ था। और इस जीएस के पार्ट में जितने भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस विजय सीरीज के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बात मैं आपके मुंह से सुनूंगा एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद। तब तक के लिए अपने को लगातार मेहनत करना है और आप भी मेहनत करो। मैं आपसे 5 गुना मेहनत करने वाला हूं दोस्तों, दिन रात एक कर दूंगा इस विजय सीरीज के लिए, लेकिन आपको एक एक अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। तो 17वां विशिष्ट जो अवार्ड दिया गया वो तो दिया गया उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन को, और इसका आयोजन जो किया गया वो अपनी राजधानी अर्थात दिल्ली से आयोजन किया गया था। विश्व आर्थिक मंच WEF के नाम से जान से विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा। अच्छा 2026 की बैठक कहाँ होनी है ये बात पूछी गई है। WEF के नाम से जानते हैं, WEF या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फेडरेशन करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फेडरेशन के नाम से जानते हैं। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच हर वर्ष आयोजन किया जाता है इस विश्व आर्थिक मंच का। और अगर बात आई कि विश्व आर्थिक मंच नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इस विश्व आर्थिक मंच की स्थापना होती है 1971 ईस्वी के अंदर, तो ध्यान रखना है। और इस विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों WEF का मुख्यालय पड़ता है जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। यानी जिनेवा के अंदर हेड ऑफिस है, स्विट्जरलैंड का शहर है। और 1971 के अंदर WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात आई इस WEF के अंदर 2026 की बैठक कहाँ आयोजित होनी है। तो 2026 की जो WEF की जो बैठक होनी है वो दोस्तों बैठक होनी है 56वीं बैठक। सबसे पहले तो कौन से क्रम की बैठक है, तो 56वीं बैठक। और इस बैठक का आयोजन किया जाना है दावोस के अंदर। और ये जो दावोस शहर पड़ता है ये भी स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी दावोस से स्विट्जरलैंड के अंदर 2026 की बैठक होगी। दावोस के अंदर जो 56वीं बैठक है और 2026 की बैठक है। और इसके अंदर भारत के कौन कौन व्यक्ति भाग लेने वाले, यानी भारत का नेतृत्व कौन करने वाला है, तो भारत का नेतृत्व करता जो इसे 2026 की WEF के अंदर है उनमें एक तो मुख्यमंत्री जाने वाले हैं मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भाग लेंगे WEF की बैठक के अंदर। और दो कैबिनेट मंत्री भी भाग लेंगे, जिनमें नंबर 1 का तो नाम आता है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कैबिनेट हैं शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री के पद पर कार्यरत है। उसके बाद सेकंड जो मंत्री भाग लेने वाले हैं वो है अश्विनी वैष्णव, यानी भारत सरकार के जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव भी शामिल होने जा रहे हैं इस विश्व आर्थिक मंच की बैठक के अंदर 2026 वाली में। दावोस के अंदर जो बैठक का आयोजन किया जाएगा, तो अपने को ये भी कवर करना है, साथ में याद रखना है दावोस के अंदर बैठक होनी है विश्व आर्थिक मंच की। और इस
विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है इसकी स्थापना ध्यान रखनी है, 56वीं बैठक है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, WEF के वर्तमान अध्यक्ष, तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्तमान में अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष वगैरह भी साथ साथ में कवर करते चलो, बोर्गे बोर्गे ब्रेडे करके, यानी विश्व आर्थिक मंच के वर्तमान अध्यक्ष है बोर्गे ब्रेडे करके, बोर्गे ब्रेडे वर्तमान में अध्यक्ष है, जो कौन है, जो है नॉर्वे के नागरिक या नॉर्वे के वित्त मंत्री, नॉर्वे के नागरिक है, नॉर्वे के वित्त मंत्री है बोर्गे ब्रेडे करके। और ये जो है ये वर्तमान में WEF नामक संस्था के हेड है। तो स्थापना, मुख्यालय, 26 की बैठक, भारत की तरफ से कौन भाग लिया, या फिर अध्यक्ष कौन है, या फिर ये बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो दावोस के अंदर आयोजित होगी WEF की 2026 की बैठक। दावोस आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की जगह। दविंदर सिंह गर्चा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से, दविंदर सिंह गर्चा ये फेमस हुए थे दोस्तों 1980 के मॉस्को ओलंपिक के अंदर, दविंदर सिंह गर्चा करके, तो ध्यान रखना है। दविंदर सिंह गर्चा जो है उनका हाल ही में निधन हो गया, और ये जो है ये जालंधर के थे, यानी जालंधर पंजाब। निधन हुआ है 10 जनवरी को, डेट नहीं पूछता कभी भी, लेकिन फिर भी 10 जनवरी 2026 को। और इनका संबंध है जालंधर से, और जालंधर जगह पड़ती है पंजाब के अंदर। और ये खिलाड़ी थे हॉकी के, यानी ध्यान रखना है हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे देवेंद्र सिंह गर्चा करके, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद ध्यान रखना है 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था, 1980 ईस्वी का जो मॉस्को ओलंपिक था, उस मॉस्को ओलंपिक के अंदर इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया था, गोल्ड मेडल दिलाया था। वो मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता थे। और 2021 का एक अवार्ड भी इससे रिलेटेड है। 2021 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। तो ये भी क्योंकि इनकी डेथ हुई है तो चर्चा का विषय बना हुआ है, और तभी इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछ सकता है, तो जन्म वगैरह पूछ सकता है, या डेथ वगैरह पूछ सकता है, या फिर 2021 का अवार्ड, या फिर गोल्ड मेडल लेके आए थे 1980 के अंदर हॉकी के अंदर देवेंद्र सिंह गर्चा। और किसी व्यक्ति द्वारा हॉकी खेल के अंदर, व्यक्ति द्वारा हॉकी खेल के अंदर अंतिम स्वर्ण पदक लेके आने वाला व्यक्ति था देवेंद्र सिंह गर्चा करके, यानी आखिरी गोल्ड मेडल कोई व्यक्तित्व के तौर पर आया था हॉकी खेल के अंदर, वो लेके आए थे देवेंद्र सिंह गर्चा। बाकी हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी भी ध्यान रखने, हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी, क्योंकि एक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। अब खेल से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ज्यादातर तो खिलाड़ी वगैरह या फिर शब्द वगैरह से क्वेश्चन बनने का चांसेस है, यानी कोई खिलाड़ी का नाम देके पूछ लेगा कि खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कोई शब्द से रिलेटेड, कोई शब्द दे देगा खेल से रिलेटेड जैसे पूछ लेगा गुगली का संबंध किससे, नॉकआउट का संबंध किससे, ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे, फाउल का संबंध किस खेल से, इस प्रकार के क्वेश्चन, या फिर स्पोर्ट्स के अवार्ड से रिलेटेड, या फिर क्रिकेट IPL से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं SSGD के अंदर ज्यादा ही। तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी के अंदर देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना है धनराज पिल्ले करके, एक ज्यादा ही आता है धनराज पिल्ले का नाम। धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे धनराज पिल्ले। उसके बाद दोस्तों बलबीर सिंह का संबंध किस खेल से है, तो भी हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद बात आई मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो भी हॉकी का खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह। हॉकी के अंदर कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद बात करें तो है PR श्रीजेश करके, PR श्रीजेश, इनका संबंध भी कौन से खेल से है, तो हॉकी से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध भी कौन से खेल से है, तो हरमनप्रीत सिंह का संबंध भी है हॉकी से रिलेटेड। और एक हार्दिक सिंह करके भी ध्यान रखना है, जिसे 2026 के अंदर खेल का सबसे बड़ा इनाम देने के लिए खेल मंत्रालय ने नाम नॉमिनेट किए, तो हार्दिक सिंह ध्यान रखना है। या फिर एक हॉकी की महिला खिलाड़ी भी बार बार पूछी जाती है, हॉकी की महिला खिलाड़ी थी रानी रामपाल, तो हॉकी की पूर्व कप्तान जो हॉकी खेल की वो है रानी रामपाल। और इस रानी रामपाल का संबंध भी किस खेल से है, तो अपना आंसर रहने वाला है हॉकी खेल से रिलेटेड। एक एक जानकारी याद रखनी है। हॉकी से रिलेटेड जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं
दोस्तों दविंदर सिंह गर्चा से रिलेटेड 10 जनवरी 2026 इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या फिर दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हॉकी से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाया जाता है। और अपने भारतीय नागरिक जो है वो हॉकी को अपना नेशनल गेम मानते हैं, राष्ट्रीय खेल, लेकिन संविधान में भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। वैसे हम हॉकी को, क्योंकि ये भारत का एक पुराना खेल है और इसीलिए भारत के लोग जो है इसे नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल मानने लग गए। भारत का राष्ट्रीय खेल वैसे कोई भी राष्ट्रीय खेल संविधान के अंदर शामिल नहीं कर रखा है, भारत का ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ हॉकी के प्लेयर भी ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाए हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो हॉकी खेल के अंदर दोस्तों खिलाड़ियों की जो संख्या है वो होती है 11। कई बार पूछा जाता है यहाँ से कौन से खेल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसे पोलो है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस प्रकार के पोलो के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो 4 होते हैं, ध्यान रखना है। वाटर पोलो की बात करें ना, तो वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं एसएससी जीडी के अंदर, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आप बेफिक्र होकर लगातार क्लास कवर करते चलिए, इन क्लासों के माध्यम से आपको बहुत कुछ कंसेप्ट मिलने वाला है। और हमारा प्रयास यही है, मेरा आखिरी छोर तक मेरा ये कोशिश रहेगी कि मैं एसएससी जीडी के अंदर जीएस के पार्ट से 20 में से 20 क्वेश्चन कवर करवा के दूं। और लगातार ये प्रयास भी किए जाएंगे, मेहनत भी जारी रहेगी, लगातार दिन रात एक मेहनत करके एसएससी जीडी के अंदर जो जीएस के पार्ट से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको प्रॉपरली ढंग से अच्छे से मैं लास्ट मोमेंट तक कवर करवाऊंगा। और उसके बाद फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में एग्जाम होना अपना एसएससी जीडी का, जिसके अंदर 20 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट इसी चैनल से आपको कवर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर जीएस, रीजनिंग और मैथ्स के जो 60 क्वेश्चन आने हैं वो अच्छे ढंग से लगातार मेरे भाइयों कवर करवाए जा रहे हैं। सुबह आपको मैथ्स की क्लास इसी प्लेटफॉर्म से मिलती है, हर रोज शाम को ये 7 बजे वाली क्लास जीएस के पार्ट भी यहीं से मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरा दोस्त नया यूट्यूब चैनल अपने पे आया है, वो बच्चा ब्रेन बिट को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ साथ में क्लास भी कवर करते रहे। सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत साथियों।